जी हान अभी ट्यूटोरियल में लॉगिन हुआ ही था कि फौरन एक आदमी ने उसे जान से मारने की कोशिश की। इस बंदे को लगा कि ये न्यूबी एक आसान शिकार है, लेकिन वो बिल्कुल गलत था। वो नॉर्मल कपड़ा पहने हुए गलत बंदे से पंगा ले रहा है। जीहान उसकी तलवार को सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लेता है और मुस्कुरा देता है, तैयार कि इस इडियट के साथ आगे जो होने वाला है उसका मजा ले। वो बंदा समझ भी नहीं पाता कि क्या हो रहा है जब जीहान उसकी तलवार इतने जोर से छोड़ता है कि वो अपना बैलेंस खो बैठता है। फिर भी वो हार नहीं मानता, ये सोचते हुए कि उसकी A- रैंक एजिलिटी उसे इस अजीब ओपोनेंट को हराने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही वो आगे लपकता है, जिहान आसानी से डॉज कर लेता है। वो बार बार हमला करता है, लेकिन एक हिट भी नहीं लगा पाता। जिहान अपने एक्सपीरियंस की वजह से हर हरकत को आसानी से पढ़ लेता है, और सच कहूं तो वो बोर हो रहा है। इसलिए अगली बार जब वो बंदा हमला करता है, जिहान उसकी तलवार ले लेता है और उसके रियलाइज करने से पहले ही वो एक ही बार में मारा जाता है। आखिरकार जिहान एक रिग्रेसर है, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि वो बाकियों से बहुत आगे है। कुछ जालिम और ताकतवर गॉड्स ने फैसला किया कि जमीन पर जिंदगी बहुत पुरअमन और आसान थी, इसलिए उन्होंने प्लैनेट्स के बीच सर्वाइवल गेम शुरू कर दी। मॉन्स्टर्स की लहरें और हर प्लैनेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच जंग। हारने वाले प्लैनेट्स तबाह कर दिए जाएंगे, जबकि जीतने वालों को इनक्रेडिबल ताकत मिलेगी। जिहान अर्थ का सबसे स्ट्रांग अवेकनर है और वो सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को एक मुक्के में खत्म कर देता है। इस दौरान वो अपना हाथ खो बैठता है, लेकिन फिर भी सब कुछ शॉक कर देता है क्योंकि सारे अवेकनर्स मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए थे, क्योंकि जिहान ने अपना हाथ खो दिया। इसलिए उसे दूसरे प्लैनेट्स के खिलाफ अगले राउंड में अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं चुना गया। अर्थ के वो सो कॉल्ड टॉप अवेकनर्स नाकारा साबित होते हैं। ऑक्स उन्हें बुरी तरह कुचल देते हैं, इंसानों का मजाक उड़ाते हुए कि वो कितने कमजोर हैं। उनकी हार के बाद अर्थ की डिलीशन शुरू होती है और पूरा प्लैनेट मिटाया जाने लगता है, मगर जिहान बच जाता है। उसकी स्पेशल स्किल उसे डिलीट होने से रोक लेती है। इस गेम को चलाने वाले गॉड्स उसका पोटेंशियल देखते हैं और उसे दूसरा चांस देते हैं। वो वापस शुरुआत में अपने कमरे में उठता है। सब कुछ पुरअमन लग रहा है। बच्चे बाहर बेखौफ खेल रहे हैं। जिहान को एहसास होता है कि वो वापस अमन के वक्त में आ गया है। तसल्ली करने के लिए वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है। उसकी एबिलिटीज वापस लेवल 2 पर रीसेट हो गई हैं, ये कंफर्म करते हुए कि वो उसी वक्त में वापस आ गया है जब वो पहली बार इस मनहूस गेम में दाखिल हुआ था, जो बाद में हकीकत बनने वाली थी। फिलहाल वो अपनी इन्वेंट्री चेक करता है और वहां कोई चीज फौरन उसकी तवज्जो खींच लेती है। ये एक अचीवमेंट पॉइंट्स एक्सचेंज कूपन है, जो आखिरी सर्वाइवर को स्पेशल बेनिफिट्स देता है जिसने दोबारा चैलेंज करने का फैसला किया। जाहिर है ये खास तौर पर उसके लिए बनाया गया था और ये एक रैंक एक्स आइटम है, जिसका मतलब है कि ये बहुत यूज़फुल और नायाब है। वो फौरन उसे यूज़ करता है और सिस्टम उसके लिए अचीवमेंट स्टोर एक्टिवेट कर देता है। स्टोर में ऐसी चीज़ें बिकाऊ हैं जो सिर्फ उसके लिए हैं और इसे कुछ अचीवमेंट पॉइंट्स के साथ अपग्रेड भी किया जा सकता है। अगर वो अपग्रेड करेगा तो शायद उसे चूज करने के लिए ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और उसे कुछ ऐसा खरीदना है जो वो शुरू कर सके। सेक स्टोर में ज्यादा चॉइसेस नहीं है, तो वो हार मानकर उसे अपग्रेड करने की कोशिश करता है। लेवल 2 एक्सपेंशन कुछ खास यूजफुल नहीं देती, तो वो लेवल 3 पर अपग्रेड करता है और एक बार फिर ये उसके लिए ज्यादा काम का नहीं। सिर्फ 50,000 पॉइंट्स बचने पर अगर वो स्टोर को लेवल 4 पर अपग्रेड करता है तो उसके पास सिर्फ 10,000 पॉइंट्स बचेंगे। जितना ऊपर वो स्टोर को अपग्रेड करेगा, अगली बार अपग्रेड करना उतना ही महंगा होता जाएगा। तो उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो सारी आइटम्स खरीद ले जो अभी अवेलेबल हैं, या अपने पॉइंट्स पर जुआ खेले और लेवल 4 पर अपग्रेड करे। वो हमेशा से हार्डकोर गैम्बलर रहा है, तो चॉइस ऑब्वियस है। वो अपने स्टोर को अचीवमेंट लेवल 4 पर अपग्रेड करता है और फौरन उसकी कोशिश रंग लाती है। अगला लेवल अर्जेंट रेस्टोरेशन नाम की आइटम अनलॉक करता है। ये उसे खराब आइटम्स को परफेक्ट स्टेट में रिपेयर करने की इजाजत देता है। ऐसे अच्छे आउटकम्स की वजह से ही वो गैम्बलिंग नहीं रोक सकता। वो कैसे रोक सकता है जब वो बार बार जैकपॉट जीत रहा हो। और फिर से अब जब उसे ये गॉड टियर एबिलिटी मिल गई है, तो अब वक्त है अपनी सलाहियतों के असली इम्तिहान का। वो पेंट हाउस के अंदर किसी दूसरे कमरे में जाता है और स्पेशल एरिया लॉक करने के लिए अपना अंगूठा यूज करता है। वो बैटल नेट कनेक्टर की इन्वेंट्री खोलता है और वही पाता है जो वो ढूंढ रहा था। ये डोंग फेंग शुओ का स्पॉइल्ड ब्रश नाम का आइटम है और ये एक A- रैंक आइटम है जिसे इन्वेंट्री भी यूजलेस कहती है।
लेकिन अपने नए अर्जेंट रेस्टोरेशन टूल की मदद से वो इसे रिपेयर करके वैसा ही बना देता है जैसा वो चाहता था। A- रैंक स्पॉइल्ड ब्रश एक SS रैंक आइटम बन जाता है जो मार्शल गॉड से जुड़ा है। इससे पहले कि वो अपने काम की तारीफ करे, एक नोटिफिकेशन आता है कि गैंगनम ब्रॉन्ज लीग का ट्यूटोरियल जल्द शुरू होगा। सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हैं इससे पहले कि वो अरीना में समन हो जाए। तो जिहान के पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। वो अपना स्टेटस विंडो बुलाता है और ब्रश का इस्तेमाल करके अपने स्टैट्स बदलता है। जिहान के ऊपर उठने और पिछले जन्म में दुनिया में नंबर 7 बनने की वजह वो एबिलिटी थी जो आखिरकार उसे मार्शल सेंट कहलाए जाने की वजह बनी। ये यूनिक स्टैट उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एचपी एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक बनाता है और इसे मार्शल पावर कहते हैं। ब्रश को फेंक दिया गया था क्योंकि वो खराब था, लेकिन इसकी बदौलत वो आखिरकार अपनी अवेकनिंग शुरू कर सकता है। काउंटडाउन खत्म होते ही वो लिखना बंद करता है और उसे जबरदस्ती लॉगिन करके बैटल नेट लीग में समन कर लिया जाता है। इस ब्रॉन्ज लीग ट्यूटोरियल का मिशन सर्वाइवल है और प्लेयर्स को कॉलिसियम की मॉन्स्टर्स और 100 दूसरे प्लेयर्स के खिलाफ जिंदा रहना है। जब आधे प्लेयर्स बच जाएंगे तो सर्वाइवल गेम खत्म हो जाएगी और जीतने वालों का फैसला होगा। समन होते ही जिहान अपना स्टेटस विंडो चेक करता है और शुक्र करता है कि वो किसी तरह ये करने में कामयाब हो गया। उसे मार्शल पावर मिल गई और इसकी बदौलत उसे इनाम के तौर पर 1000 अचीवमेंट पॉइंट्स भी मिले। ये नेमलेस डिवाइन आर्ट पाने के उसके मकसद का पहला कदम है। लेकिन बस इस अपग्रेड के साथ वो आसानी से ब्रॉन्ज लीग निकाल लेगा। सिस्टम उसे वार्निंग भी देता है कि वो कनेक्टर के बगैर बैटल नेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे गेम में 100% दर्द महसूस होगा। जिहान को ये स्पेस लीग शुरू होने से पहले का वक्त याद है। ट्यूटोरियल के दौरान लोग कनेक्टर्स खरीदकर दर्द कम कर सकते थे। उसके ब्रदर इन लॉ यून सेजिन ने जो यूज किया था वो हाई एंड प्रोडक्ट था जो दर्द को 99% तक कम करता था। जिहान बाद में उसका अच्छा इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है, लेकिन अभी के लिए उसे गेम में इसके बगैर ही काम चलाना होगा। अचीवमेंट मेन्यू खुलता है और पता चलता है कि उसके पास एक लिमिटेड क्वेस्ट है। उसे ट्यूटोरियल में नंबर 1 आना है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे 1000 अचीवमेंट पॉइंट मिलेंगे। ये उसकी पिछली जिंदगी में नहीं था, लेकिन मार्शल पावर की मदद से इस क्वेस्ट को पूरा करना आसान होगा। गेम शुरू हो जाती है और नोटिफिकेशन आते ही 1 सेकंड भी नहीं गुजरता कि कोई तलवार उठाए पीछे से उस पर लपकता है। ये हमला करने वाला ऐसा लग रहा है जैसे किसी न्यूबी को गाफिल पकड़कर मुफ्त और आसान किल लेने की जल्दी मां हूं, लेकिन वो हैरान रह जाता है जब जिहान सिर्फ 2 उंगलियों से हमला आसानी से रोक लेता है। वो बंदा अपनी तलवार वापस भी नहीं खींच पाता और जिहान उसकी तरफ मुड़ता है। फिर वो पहला किल देने के लिए उसकी सखावत का शुक्रिया अदा करता है। ये गेम का सबसे मजेदार कंटेंट है और वो है लोगों को बेरहमी से मारना। बैटलनेट के आने के साथ दुनिया में एक और चीज जो पूरी तरह बदल गई वो है गिल्ड्स का शामिल होना। गिल्ड्स लोगों के ग्रुप्स है जो प्लेयर्स को ट्रेन और मैनेज करते हैं। और पूरी दुनिया बैटलनेट में दिलचस्पी रखती है। इस वजह से हर मुल्क ने प्लेयर्स बनाने में रिसोर्सेज लगाए और बड़ी कंपनीज ने भी प्लेयर्स की ग्रोथ में अग्रेसिवली इन्वेस्ट किया, जिससे साउथ कोरिया में छोटे बड़े गिल्ड्स बन गए। इसकी बदौलत कोरिया लीग में जल्दी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ट्रेन करने के काबिल हुआ। गैंगनाम ब्रॉन्ज लीग वो जगह है जहां हर गिल्ड के उभरते सितारे अपना डेब्यू करते हैं। इस खास गंदम लीग मैच में एक नया प्लेयर बाकी सब की तरह कॉलिजियम में समन होता है और वो नर्वस ना होने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस पोटेंशियल कैनन फॉडर का नाम डू होटुकू है और वो खुद को किसी भी और से ज्यादा खुशकिस्मत समझता है। आखिरकार वो डाइवर्जन गिल्ड के साथ है जिसे डाइवर्जन ग्रुप मैनेज करता है। ये मशहूर गिल्ड उभरते सितारों के लिए जाना जाता है और मामूली नौजवान ह्योकू ए रैंक गिफ्ट एजिलिटी मिलने के बाद इस शानदार गिल्ड को ज्वाइन करने में कामयाब हुआ। सिर्फ बहुत कम लोगों को ए रैंक गिफ्ट मिलता है और इसकी बदौलत वो श्योर है कि वो टॉप 50 में आ सकता है। अब पहला कदम ये देखना है कि उसका ओपोनेंट कौन होगा। वो भीड़ पर नजर डालता है और उसे सिर्फ ताकतवर नाइट्स, वहशी वॉरियर्स और डरावने मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। इतने ऑप्शंस देखकर ह्यू को इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करने का बहादुराना फैसला करता है, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। आखिरकार सर्वाइवल के लिए जिंदा रहना सबसे अहम है और दूसरे प्लेयर्स उससे ऐसे घूर रहे हैं जैसे वो उसका डर सूंघ सकते हों। अगर वो शुरू में ही मस्ती करते हुए एलिमिनेट हो गया तो ये बिल्कुल शर्मनाक होगा। इधर उधर बिकते हुए ज्यादातर प्लेयर्स मेजर गिल्ड से लग रहे हैं और सबके पास अच्छा इक्विपमेंट है। यहाँ होना ब्रॉन्ज लीग जैसा लग ही नहीं रहा। भीड़ में वो किसी ऐसे शख्स को देखता है जो बाकी राइजिंग स्टार्स के बीच अजीब लग रहा है। उसने वाइफ बीटा टॉप, स्वेट पैंट्स पहने हुए हैं और उसके पास कोई जूते या इक्विपमेंट नहीं है।
ह्योको सोचता है कि क्या ये बंदा ब्रॉन्ज लीग में हिस्सा लेने का प्लान भी रखता है या गलती से समन हो गया। जरूर ये कोई न्यूबी होगा जो गलती से आ गया, जिसका मतलब है कि ये एक मुफ्त आसान किल है। ह्योकू तैयारी करता है और स्ट्राइक करने का सोचता है। साथ ही अपनी किस्मत की तारीफ करता है कि उसे शुरुआत में ही इतना आसान शिकार मिला। जैसे ही सिस्टम नोटिफाई करता है कि गेम शुरू हो गई है, ह्योकू वक्त ज़ाया किए बगैर उस मासूम न्यूबी को ख़त्म करने के लिए लपकता है। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती। न्यूबी ने ना सिर्फ उसका अटैक रोका, बल्कि सिर्फ 2 उंगलियों से किया। ये बात समझ से बाहर है कि कोई जो इतना आउट ऑफ प्लेस लग रहा हो वो उसकी ए रैंक एजिलिटी का मुकाबला कर सके। इससे पहले कि वो प्रोसेस करे कि क्या हो रहा है, जिहान उसे जरा सी मेहनत से एक तरफ फेंक देता है, जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। जिहान उसका मजाक उड़ाता है कि वो एजिलिटी जैसे मामूली गिफ्ट के साथ ब्रॉन्ज लीग में हिस्सा लेने आया है। इस बात पर हायोकू को गुस्सा आ जाता है, जो ये मान नहीं सकता कि कोई बेगर जैसा दिखने वाला उसकी ए माइनस रैंक एबिलिटी की इंसल्ट कर रहा है। शायद जिहान सिर्फ इसीलिए हवा में है क्योंकि उसने बस एक अटैक ब्लॉक कर लिया। इस केस में ह्योकू अपनी तेज तर्रार स्पीड चार्ज करके उसे सबक सिखाने का प्लान बनाता है। लगता है कि प्लेयर जिहान पर अपनी पूरी ताकत से हमला करने का प्लान बना रहा है और हमारे एमसी को मानना पड़ता है कि उसकी स्पीड को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ह्योकू सीधा जिहान की गर्दन पर हमला करने आता है, लेकिन हमारा एमसी कामयाबी से अटैक डॉज कर लेता है। कनेक्ट होने से पहले ही नीचे झुक जाता है, लेकिन लगातार हमले रुकते नहीं और ह्योकू एक और अटैक करता है और फिर एक और। उसके सारे अटैक्स आसानी से डॉज हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिहान को मजा आ रहा है। वो हाई स्टैट्स के साथ लड़ने का आदी है, लेकिन अब उसके दिमाग को वापस लेवल 2 प्लेयर की बॉडी में एडजस्ट होना पड़ रहा है। ह्योकू इतना तेज भी नहीं है, ये जिहान है जो स्लो है, जिसका मतलब है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी जितनी उसने सोची थी। फिर भी बेशुमार लड़ाइयां लड़ने वाले के तौर पर इस पुरजोश हमला करने वाले की हरकत बहुत सिंपल और वाज़ेह है। ह्योकू एक बड़े हमले के लिए आता है और जिहान अब डॉज करने से थक गया है। वो अपने अटैकर के हाथ से वेपन मार गिराता है, जिससे तलवार हवा में उड़ती है। फिर इससे पहले कि ह्योकू प्रोसेस कर सके कि क्या हुआ, जिहान हवा में उछलता है, तलवार पकड़ता है और फिर अपने अपोनेंट की गर्दन में घोंप देता है। आखिरकार लड़ाई खत्म कर देता है। ह्योकू जमीन पर गिरता है और जैसे ही उसकी बॉडी हार में गायब होती है, वो वादा करता है कि अगली बार जब वो और जिहान मिलेंगे तो वो जीतेगा। इस पर जिहान दुख से आ भरता है और ये बात वाज़ेह करती है कि दुनिया कितनी अच्छी है। मरने के बाद भी वो अपनी अगली जंग के बारे में बात कर रहा है। सिस्टम पॉपअप होता है और उसे बताता है कि उसने ट्यूटोरियल में पहला किल लिया है और उसे इसके लिए 100 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। इसके लिए तलवार बदकिस्मती से गायब हो जाती है क्योंकि उसका मालिक मर चुका है। हमारे एमसी को तलवार नहीं चाहिए और अब जबकि उसका अच्छा वार्म अप हो गया है, अगली बैटल पर जाने का वक्त है। पहले उसे इस मिशन में अच्छी पोजीशन लेने के लिए 5 से ज्यादा किल्स सिक्योर करने होंगे। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, कोई भी बैटल नेट में मॉन्स्टर्स के पीछे नहीं जा रहा। प्लेयर्स के अलावा वहां मॉन्स्टर्स भी हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर किल सिर्फ 0.1 प्लेयर किल के बराबर है, जिसका मतलब है कि आपको एक सिंगल प्लेयर किल काउंट होने के लिए 10 मॉन्स्टर्स मारने पड़ते हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोग मॉन्स्टर्स को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, खास तौर पर इस सिचुएशन में जहां मॉन्स्टर्स ऑर्क्स जैसे मॉब्स हों। इनके पीछे जाना पूरी तरह बेवकूफ़ी होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि सिस्टम को बेवकूफ़ी पसंद है, क्योंकि ये उसे कॉलोजियम में मौजूद तमाम 30 ऑर्क्स को मारने का नया क्वेस्ट देता है। मॉन्स्टर्स का शिकार करना वाकई इनएफिशिएंट है, लेकिन उसे इनाम के तौर पर 500 अचीवमेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो पहले किल पर मिलने वाले रिवॉर्ड से 5 गुना ज्यादा है। अगर ऐसा है तो फिर ऑक्स के पीछे ना जाने की कोई वजह नहीं बनती। ये बेसिक एनपीसी मॉन्स्टर्स वैसे भी किसी असली ऑक के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, इसलिए ये उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वो इन बेखबर मॉन्स्टर्स पर पूरी ताकत से हमला करने का फैसला करता है। पहले तो ऑक्स को यकीन नहीं आता कि एक तकरीबन नंगा इंसान पूरी रफ्तार से उनकी तरफ भाग रहा है, लेकिन वो जल्द ही संभल जाते हैं और उसे मारने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। सबसे करीब खड़े 2 ऑक्स अपनी कुल्हाड़ियां उस पर फेंकते हैं, इस उम्मीद में कि उसके करीब आने से पहले ही उसे काट डालें, लेकिन जिहान उन कुल्हाड़ियों को आसानी से पकड़ लेता है और वापस उनकी तरफ फेंक देता है। एक ही हिट में कई ऑक्स को मार देता है। इससे बाकी सब गुस्से में पागल हो जाते हैं, लेकिन जिहान पहले ही हरकत में है, उन सब के पास से गुजरता हुआ और उन सब के बीच में नमूदार होता है। फिर दूसरी कुल्हाड़ी के एक ही वार से कई ऑक्स के सर हवा में उड़ने लगते हैं,
लेकिन हमारा एमसी अभी रुका नहीं है। उसने अभी तक सिर्फ 5 ऑक्स मारे हैं और बाकी बचे हुए 25 उसकी तरफ आते हैं। हरकतों से ज्यादा खुश नहीं लग रहे। वो अब उसे मारने के लिए और भी ज्यादा पुरजोश है, लेकिन वो उसके मुकाबले के बिल्कुल नहीं है। वो इतनी तेजी से हरकत करता है कि वो उस तक पहुंच भी नहीं पाते और उसका बैटल एक्सपीरियंस यहाँ साफ नजर आता है। एक और ऑर्क नेजा लेकर लपकता है जिहान को जल्दी खत्म करने के इरादे से, लेकिन उसका वेपन आसानी से पकड़कर तोड़ दिया जाता है और वो हैरान परेशान खड़ा रह जाता है जब हमारा एमसी अपनी कुल्हाड़ी से उसे काटने आगे बढ़ता है। मगर जैसे ही वो ऑर्क पर हमला करता है, उसकी कुल्हाड़ी गैर मुतवक्का तौर पर टूट जाती है। इससे ऑर्क्स में थोड़ा एतमाद भर जाता है और वो सोचते हैं कि अब जब उसका वेपन टूट गया है तो उसे संभालना आसान होगा। सारे ऑक्स उस पर टूट पड़ते हैं और जीहान उन्हें इतने ढीठ होने का क्रेडिट देता है, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर लें वो उनके बर्दाश्त से बाहर है। वो अपने पांव से जमीन पर जोर से मारता है और सिर्फ शॉक वेव ही जमीन को तोड़ने के लिए काफी होती है, जिससे उसकी तरफ भागने वाले सारे ऑक्स हवा में उड़ जाते हैं। फिर वो हवा में उछलता है और वो हथियार पकड़ लेता है जो धक्का लगने से ऑक्स के हाथों से उड़ गए थे, और एक सेकंड में वो भीड़ के दरमियान से गुजरता है और इस प्रोसेस में मजीद ऑक्स को मार देता है। कत्लेआम जारी रहता है और मजीद ऑक्स गिरते रहते हैं जब तक कि सिर्फ एक नहीं बच जाता। आखिरी ऑक इतना खौफजदा है कि हिल भी नहीं पाता, लेकिन इस पॉइंट पर आखिरकार उसे एहसास हो जाता है कि जीहान उनसे भी बड़ा मॉन्स्टर है। जैसे ही उसे यह एहसास होता है, जीहान उसे भी खत्म कर देता है और कामयाबी से क्वेस्ट क्लियर कर लेता है। सिस्टम उसे वादा किए गए 500 अचीवमेंट पॉइंट्स देता है और वो इस लड़ाई से लेवल अप भी हो जाता है। बीच गेम में लेवल अप होना गैर मामूली है क्योंकि एक्सपीरियंस आम तौर पर गेम के आखिर में कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन ये इसलिए हो सकता है क्योंकि वो अभी भी लो लेवल पर है। वजह जो भी हो, जीहान शिकायत नहीं करता और इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने स्टैट्स बढ़ाता है। और अगर कोई ऐसा स्टैट है जिसे वो सबसे ज्यादा तरजीह देना चाहता है तो वो मार्शल पावर है। मार्शल पावर 3 स्टैट्स को आपस में मिलाता है और भले ही दूसरे लोग एक वक्त में उन स्टैट्स में से किसी एक को अपग्रेड करें, मार्शल पावर में एक सिंगल लेवल आपकी सलाहियतों को कम से कम डबल कर सकता है। जीहान के लिए मार्शल पावर के खास होने की एक और वजह भी है, और वो ये कि जब वो मार्शल पावर में लेवल 3 पर पहुंच जाएगा तो उसके पास अननेम्ड डिवाइन आर्ट्स हासिल करने का मौका होगा। अगर वो ताकतवर बनना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द अननेम्ड डिवाइन आर्ट्स हासिल करना होंगे। ताहम इस स्टैट में एक जानलेवा खामी है, और वो ये कि मार्शल पावर को बढ़ाना आसान नहीं है। आमतौर पर आपको मार्शल पावर स्टैट बढ़ाने के लिए बहुत सारा बैटल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ती है, और पॉइंट सिर्फ ग्रोथ रेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बार किसी वजह से मार्शल पावर का लेवल असल में बढ़ जाता है। ये उसके लिए बहुत अच्छा है और जीहान को पक्का नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो उसका सबसे ताकतवर बनने का ख्वाब असल में मुमकिन हो सकता है। उसके पास इधर उधर घूमने का वक्त नहीं है और आखिरकार ये अभी भी एक मैदान जंग है। जब वो अपने स्टार्ट्स देख रहा होता है, एक आर्चर उस पर तीर चलाता है जिसे वो आसानी से प्रोटेक्ट करता है और डॉज करने में कामयाब हो जाता है। आर्चर के साथ फैंसी इक्विपमेंट पहना एक वॉरियर पार्टनर है और वो दोनों साफ तौर पर जीहान को नीची नजर से देख रहे हैं। लड़की अपने साथी से कहती है कि काम जल्दी खत्म करो, और उनके चेहरों पर पूरे एतमाद मुस्कुराहटें बताती हैं कि वो सोचते हैं कि वो उससे बहुत आसानी से निपटा लेंगे। जंग में 2 लोगों का टीम बनाना कोई अजीब बात नहीं है। ये सर्वाइवल गेम पीवीपी के तौर पर इंटेंडेड है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि पार्टिसिपेंट्स मिलकर काम नहीं कर सकते। उनके कपड़ों पर लगा लोगो ये भी दिखाता है कि वो कोरिया के टॉप 10 गिल्ड्स में से एक टर्टल गिल्ड में है। इस मुकाबले की मुश्किल इन दोनों की जोड़ी है। एक वॉरियर और एक आर्चर, शॉर्ट और लॉन्ग रेंज अटैकर्स का कॉम्बिनेशन है। इनका एक ही टीम में होना ये भी मतलब रखता है कि जीहान के लिए इन्हें संभालना किसी भी तरह आसान नहीं होगा। एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो उसे बताता है कि सिर्फ 7 सर्वाइवर्स बचे हैं और ट्यूटोरियल खत्म होने वाला है। बहुत से लोग पहले ही मर चुके हैं और ट्यूटोरियल खत्म होने के करीब होने की वजह से जीहान को बस इतना करना है कि इस जोड़ी के हमलों से बचे और वो आखिर तक जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर वो दोनों खास तौर पर उसे मारने आए हैं तो वो उन्हें आसान हदफ लग रहा होगा। जब जीहान सोचता है कि इन दोनों के साथ क्या करे, वो खुद पर इतना यकीन रखते हैं कि वॉरियर जीहान को मारने पर नाइट को डिनर पर ले जाने का पूछता है। लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले जीहान स्कोरबोर्ड चेक करता है और देखता है कि वो 4 किल्स के साथ मुश्किल से पहले नंबर पर है। इसका मतलब है कि अगर वो इन दोनों को मारने में कामयाब हो गया तो उसका रैंक पक्का कर देगा।
शुरुआत करने के लिए वो पहले आर्चर के पीछे जाता है, उसे तभी मार देता है जब वो वॉरियर की बातें सुन रही होती है। मार्शल पावर स्टैट फिलहाल लेवल 6 होने की वजह से उनका उसके सामने कोई चांस नहीं। वॉरियर सदमे में है कि उसकी पार्टनर इतनी आसानी से मर गई, लेकिन उसे ये समझने का मौका भी नहीं मिलता कि क्या हो रहा है, क्योंकि जिहान उसके पीछे भागकर आता है और अपनी तलवार से उसकी कमर पर वार करता है। खुशकिस्मती से वॉरियर के लिए उसका मोटा बी रैंक आर्वर उसकी जान बचाने में कामयाब रहता है और वो सोचता है बॉब हैश चंग तमद लाइचंग एस्टवर्ड चंपकेन एंड दाखन्स कि जिहान इतने बेकार हथियार के साथ इसे चीर नहीं पाएगा। लेकिन जिहान लगा हुआ है, तलवार से बार बार आर्मर पर वार करता है। अपने लगातार हमलों से धीरे धीरे उसी जगह पर सुराख बनाता है, जब तक कि गैप इतना बड़ा नहीं हो जाता कि वो नाइट को खत्म कर सके। कहीं और एक मध्यम रोशनी वाले ऑफिस में एक औरत हाथ में चाय का कप लिए मैच का रीप्ले देख रही है, ठीक उस वक्त जब जिहान वॉरियर को काटता है। ये खातून डायवर्जेंट गिल्ड के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की 3rd डिवीजन हेड ली हायान है। वो सोचती है कि शुक्र है जीहॉन उसके बॉडीगार्ड लिम गियोंग के बिल्कुल पास समन नहीं हुआ, जो जीहॉन के साथ उसी मैच में थी और दूसरे नंबर पर आई। गियोंग इस बात पर ज्यादा खुश नहीं है कि उसे बताया जा रहा है कि वो किसी से कमजोर है, लेकिन हायन फिर भी उसे मशवरा देती है कि उस पागल न्यूबी के साथ लड़ने से गुरेज करे। फिलहाल उसे गियोंग से सिर्फ डेटा इकट्ठा करवाना है। ताहम जब गियोंग अपने बॉस के मॉनिटर पर वीडियो चलती हुई देखती है तो वो ये नोट किए बगैर नहीं रह पाती कि उसने यकीनन जिहान को पहले कहीं देखा है। डाइवर्जन गिल्ड की लिम गियोंग खास तौर पर S रैंक गिफ्ट रखने के लिए जानी जाती है। वो डाइवर्जन गिल्ड की हाई पोटेंशियल उम्मीदवार है और ब्रॉन्ज लीग में उसकी कारकर्दगी सबकी तवज्जो के मुताबिक रही। उसे पहले नंबर पर आना चाहिए था, जैसा कि सबने उसके लिए उम्मीद की थी, और वो शायद आ भी जाती है अगर जिहान वहां ना आता। टर्टल गिल्ड की स्काउट टीम सदमे में चिल्लाने पर मजबूर हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि जिहान ने ना सिर्फ उनके कुछ बेहतरीन मेंबर्स को हराया, बल्कि वो बगैर किसी मुनासिब गियर या किसी ग्रुप के साथ ताल्लुक के सिर्फ लेवल 2 पर पहले नंबर पर आने में कामयाब रहा। वो एक बुनियान और स्वेट पैंट्स में नमूदार हुआ और किसी तरह बगैर हथियार के 6 किल्स करने में कामयाब हो गया। इस मैच में सिर्फ उसकी कारकर्दगी ही दुनिया भर के प्लेयर्स के दरमियान बहुत से सवालात पैदा करने के लिए काफी थी। वो शख्स खुद अपने लिविंग रूम में सुकून से बैठा है जब वो ब्रॉन्ज लीग ट्यूटोरियल में पहला मुकाम हासिल करने पर अपने इनामात चेक करता है। उसे 50% का एक्सपीरियंस बूस्ट मिला और इसके साथ वो लेवल 3 से लेवल 6 तक जाने में कामयाब रहा। उसकी लेवल अप स्पीड शायद इस वजह से है कि वो अभी भी रुकी लेवल पर है, लेकिन ये फिर भी एक अच्छा बोनस है। उसे कोई जीपी नहीं मिला जो सिस्टम की करेंसी है, लेकिन उसे लेवल अप होने से स्टैट पॉइंट्स मिले जो उसने सीधा मार्शल पावर में डाल दिए। एक बार फिर उसकी मार्शल पावर बढ़ जाती है। लेवल 6 से लेवल 9 तक उसे एक लकब भी मिला, ट्यूटोरियल कॉन्करर, जो उसे उसके तमाम एट्रीब्यूट्स में एक इजाफी पॉइंट देता है और साथ ही एक इजाफी 20% एक्सपीरियंस बूस्ट भी। ये लकब सिर्फ ब्रॉन्ज लीग में लागू होता है, लेकिन ये अपने तरीके से ठीक है। इस असर के साथ अब उसके पास मार्शल पावर में 10 पॉइंट्स हैं, जो उसे ब्रॉन्ज लीग में इंतहाई ओवरपावर्ड बनाता है। सिल्वर लीग प्रमोशन बैटल तब होगी जब वो लेवल 25 पर पहुंच जाएगा, तो तब तक उसे बस अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने पर तवज्जो देनी है। ये उसके स्टैट्स और ताकत के लिए पहले ही बहुत सारे बूस्ट्स हैं, लेकिन अभी भी एक और चीज है जो उसने हासिल की। लेवल 5 पर पहुंचकर उसने क्लास एडवांसमेंट अनलॉक की, जिसका मतलब है कि वो अब कोई क्लास चुन सकता है। क्लास चूज करते वक्त ये जरूरी है कि प्लेयर को पता हो कि हर क्लास क्या फायदा देती है। चुनने के लिए 4 ऑप्शंस हैं: वॉरियर, आर्चर, मेज और सपोर्ट। अपनी पिछली जिंदगी में उसने वॉरियर क्लास चुनी थी और क्योंकि उसके पास पहले से इसका एक्सपर्ट लेवल नॉलेज है, तो इसे दोबारा चुनना उसकी जिंदगी आसान बना देगा। लेकिन उसके अचीवमेंट स्टोर में एक एक्स्ट्रा क्लास स्लॉट खरीदने का ऑप्शन मौजूद है। इसके साथ भले ही वो इस बार मुख्तलिफ क्लास चूज करे, वो बाद में 10,000 अचीवमेंट पॉइंट्स के साथ वॉरियर क्लास खरीद कर हमेशा ऐड कर सकता है। इसकी बदौलत उसे पहले वॉरियर क्लास चुनने की जरूरत नहीं और वो कुछ और आजमा सकता है। उसकी उंगली ऑप्शंस पर मंडराती हैं जब वो फैसला करता है कि वो कौन सी चुनने जा रहा है, और फिर आखिरकार वो एक पिक करता है। बाद में उसे दोबारा ब्रॉन्ज लीग गैंग नमेरिया में एक और मिशन के लिए समन किया जाता है। ये जगह हजारों ज़ॉम्बीज से भरी हुई है जो एक दूसरे के इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं
और इस बार मिशन डिफेंस है। ज़ॉम्बीज एक किले के नीचे है और प्लेयर्स को ज़ॉम्बीज को मारना है और किले की दीवारों के ऊपर रखे क्रिस्टल की हिफाजत करनी है, जबकि ज़ॉम्बीज के खिलाफ जिंदा रहने की पूरी कोशिश करती हैं। वहाँ कई टावर्स हैं और लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक सिर्फ 5 टावर्स ना बच जाएं। इन टावर्स में से एक के ऊपर डाइवर्जेंट गिल्ड की लिम गैंग है और वो नीचे ज़ॉम्बीज को घिन से घूर रही हैं। वो भले ही एक गेम में हूं, लेकिन इससे सड़ी हुई लाशों का मंजर कुछ बेहतर नहीं होता। उसके पीछे दूसरे प्लेयर स्पॉन होते हैं और वो मैप के साथ साथ मिशन से भी वाकिफ लगते हैं। गांव उन लोगों को जानती है जो उसके साथ मैच हुए हैं। एक एलके ग्रुप का आर्चर है और उसके पास मजबूत दिखने वाला बी ग्रेड गियर है। दूसरा एक मेज है और वो किसी गिल्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं लगता, लेकिन उसका इक्विपमेंट शानदार है और वो इस लेवल के हिसाब से बुरा नहीं दिखता। ये दोनों काम करने के लिए अच्छे पार्टनर्स लगते हैं। लेकिन इस खास मिशन टाइप में सबसे अहम शख्स सपोर्ट होता है। डिफेंस मिशन एक लंबी लड़ाई है और सपोर्ट वो शख्स है जो गारंटी देता है कि वो उस लड़ाई में जिंदा रह सकेंगे। वो सबसे आखिर में समन होता है और जैसे ही रोशनी हटती है, गैंग स्योंग जिहान को अपने ग्रुप के सपोर्ट के तौर पर नमूदार होता देखकर हैरान रह जाती है। पिछली बार की तरह उसका गियर काफी मुनफरिद है और वो एक ट्रैक सूट और मेटल पाइप पहने हुए हैं। वाकई सबसे ताकतवर गियर जो अवेलेबल है। मिशन के लिए समन होने से 20 मिनट पहले उस सपोर्ट क्लास चुनने का फैसला किया था। जैसे ही उसने ऑप्शन सिलेक्ट किया, सिस्टम ने खुद उसे मशवरा दिया कि ये क्लास उसके लिए कंपैटिबल नहीं है। वजह जिसलिए उसने सपोर्ट क्लास चुनी, हालांकि ये उसके लिए इतनी बुरी है कि सिस्टम को उसका फैसला दोबारा कंफर्म करना पड़ा। वो ये है कि ये क्लास उसे डिवाइन पावर नाम की एक नई एबिलिटी देती है जो सपोर्ट क्लास चुनने के बाद अनलॉक होती है। डिवाइन पावर वो चीज है जिसकी उसे सख्त जरूरत है अगर वो एक और यूनिक स्टार्ट बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये बढ़ाने के लिए मुश्किल एबिलिटीज में से एक है। वो इसलिए क्योंकि इसे दूसरे स्टार्ट्स की तरह ट्रेनिंग से बूस्ट करना आसान नहीं है और इसमें इजाफी पॉइंट्स इन्वेस्ट करने के अलावा इसे बढ़ाने का कोई और तरीका नहीं है। जिहान बेशक ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वो नेमलेस डिवाइन आर्ट्स जल्दी हासिल करने की उम्मीद में अपने पास मौजूद हर चीज अपने मार्शल पावर स्टार्ट में डाल रहा है। वो अपने कीमती पॉइंट्स कभी किसी और चीज पर जाया नहीं करेगा। तो फिर उसने सपोर्ट क्लास क्यों चुनी और डिवाइन पावर स्टार्ट हासिल क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि वो डिवाइन पावर को बढ़ाने का एक और तरीका जानता है और ये वो तरीका है जिससे लोग बिल्कुल वाकिफ नहीं है। इसका राज उसकी चमकती हुई नई पाइप में छुपा है। बाकी प्लेयर्स भी जिहान के सुपुर्द होने पर उतने ही हैरान हैं जितनी गांव और खास तौर पर मेज अपने गुस्से को छुपा नहीं पाता, क्योंकि जिहान का आउटफिट और गियर उसे पसंद नहीं आता। वो जिहान पर चिल्लाता है कि उसने बेहतर सामान क्यों नहीं चुना और ये भी जताता है कि उसका अपना गियर मुकाबले में कितना महंगा है, ये सोचते हुए कि जिहान का बुरा गियर उसकी नाअहली की वजह से है। आर्चर कोशिश करता है अपने मगरूर को शांत करे इससे पहले कि वो कुछ हद से ज्यादा बोल जाए, लेकिन मगरूर कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो जिहान को गंदा कहता है और ये भी कहता है कि वो ऐसे बुरे प्लेयर के साथ गेम नहीं खेलना चाहता जो उनकी टीम को डुबो देगा। गांव परेशानी में अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी खराब किस्मत को कोसती है जिसने उसे एक ट्रोल के साथ खेलने पर मजबूर कर दिया। ताहम वो होश में आती है जब वो मगरूर की हैरानी भरी चीख सुनती है। जिहान ने उस मगरूर को उसके केप के कॉलर से पकड़ लिया है और हमारा एमसी उसे हवा में किसी खिलौने की तरह पकड़े हुए हैं। फिर बिना कोई दूसरा ख्याल लाए वो मेज को टावर के किनारे से नीचे फेंक देता है, सीधा नीचे भूखे ज़ॉम्बीज की तरफ। मेज पूरे वक्त शिकायत कर रहा था कि वो जिहान के साथ नहीं खेलना चाहता, तो हमारे एमसी ने पर्सनली गेम क्विट करने में उसकी मदद कर दी। मरने के बाद मेज रीस्पॉन होता है और जैसे ही वो टावर के ऊपर दोबारा नमूदार होता है, वो जिहान से माफी मांगता है और टीम के लिए अपनी पूरी कोशिश करने का वादा करता है। हमारे एमसी के कदमों में गिरा हुआ शख्स किम गी वूक है और उसके रवैये में इस अचानक तब्दीली की वजह हमारे एमसी की तरबियती टेक्निक्स हैं। जब कोई शख्स ब्रॉन्ज लीग डिफेंस गेम में स्पॉन होता है तो उन्हें कुल मिलाकर 3 जिंदगियां दी जाती हैं। किम गी वूक जो टावर से बेरहमी से फेंके जाने के बाद फौरन जिंदा हो गया था, उसे रीस्पॉन होते ही जिहान ने फौरन एक और स्काई डाइविंग का लेसन दिया। इस वजह से उसके पास अब सिर्फ एक जिंदगी बची है और अगर वो एक बार और मर गया तो वो गेम से बाहर हो जाएगा और उसे लास्ट प्लेस मिलेगी। यही वजह है कि वो फिलहाल हमारे एमसी के कदमों में अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, इस उम्मीद में कि उसे दोबारा ज़ॉम्बी का खाना बनने के लिए नीचे ना फेंका जाए। उसे लास्ट प्लेस आने से बचना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पेनल्टी के तौर पर उसका लेवल गिर जाएगा।
इसका मतलब ये भी है कि जो स्किल्स उसने अपने पैसों से खरीदी थीं वो नतीजे के तौर पर गायब हो जाएंगी। अगर किसी यूजर का लेवल स्किल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता तो स्किल अपने आप डिलीट हो जाएगी। जिहान हैरान है कि गिवुक की शख्सियत इतनी जल्दी बदल गई है, खास तौर पर जबकि वो अपनी पिछली जिंदगी में स्पॉन होते ही हमला करने पर तुला हुआ था। गिवुक खुद को एक फायर मेज के तौर पर बेचने की कोशिश करता है जो अनडेड की भीड़ के खिलाफ बहुत अच्छा है, और वो लेवल 15 का भी है, जिसका मतलब है कि वो बहुत ताकतवर है। किसी भी और टीम के लिए वो एक टीम 30 सरमाया होता जिसे वो खोना नहीं चाहेंगे, लेकिन उसकी सारी बकवास ने गायोंग को याद दिला दिया कि वो कौन है। किम गिवुक कोरिया के 10 बड़े गिल्ड्स में से एक के साथ जुड़ा हुआ था और सब उसकी इज्जत करते थे, लेकिन वो सिल्वर प्रमोशन लीग्स में 4 बार फेल हुआ। और उसके बाद वो बस लड़ाइयाँ शुरू करने लगा। दूसरे अल्फाज में गांव उसे एक लूजर समझती है। गिवुक अपनी स्किल्स की तारीफ जारी रखता है और उनके साथ ताउन करने का वादा करता है, लेकिन एक शर्त पर। वो चाहता है कि जिहान उसे 2 बार मारने के लिए ज़ाती तौर पर माफ़ी मांगे। आर्चर सपोर्ट में है और ये वाजे है कि वो बस चाहता है कि उनकी टीम सुलह कर ले, लेकिन अंदर से गिवुक कभी भी 2 बार मारे जाने पर गुस्से में है। लेकिन उसे अपने अंदर चल रहे बदले के मोनोलॉग को खत्म करने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि जिहान उसे दोबारा कॉलर से पकड़ लेता है और माफी मांगने की हिमाकत करने पर आखिरी बार किला की दीवारों से नीचे फेंक देता है। हालांकि लड़ाई शुरू करने वाला वही था, और इसके साथ उनका मेज गया और उनकी टीम में एक आदमी कम हो गया। ज़ॉम्बीज़ टावर पर चढ़ना जारी रखते हैं और इत्तफाक से उनके करीब वाली टीम के पास एक और फायर मेज है जो अपनी तरफ के ज़ॉम्बीज़ का जल्दी सफाया कर देता है। इसीलिए उन्हें मेज की ज़रूरत थी और आर्चर जिहान को डांटता है कि उसने गैंग मेज के साथ समझौता करने की कोशिश क्यों नहीं की। जिहान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अपना स्टेटस विंडो खोलता है ताकि अपना नया लिमिटेड क्वेस्ट चेक कर सके। इस क्वेस्ट का एक लिंक्ड क्वेस्ट है और इसमें दरकार है कि वो दास टावर्स मिशन में पहला मुकाम हासिल करे और कुल 4000 अचीवमेंट पॉइंट्स के लिए अकेले 1000 ज़ॉम्बीज को मारे। 1000 ज़ॉम्बीज को मारना अकरीबन नामुमकिन होगा, ये देखते हुए कि उनके पास कितना वक्त बचा है, लेकिन वो 3000 पॉइंट्स खोना नहीं चाहता है। गैंग जिहान को देखती है जब वो सोच रहा होता है कि क्या करना है, और वो ये छुपाने की कोशिश भी नहीं करती कि वो उसे कितना जज कर रही है। अब तक जिहान ने सिर्फ वही किया है जो वो चाहता है, और अपनी इम्प्रेसिव स्पेक्स के बावजूद वो सिर्फ एक सपोर्ट क्लास है। जितना गाउंग समझ सकती है, कोई वजह नहीं कि वो उसे डाइवर्जेंट गिल्ड में लाने की कोशिश करे। आर्चर इतना पुरसकून नहीं है जितनी वो है, और वो जिहान पर चिल्लाना जारी रखता है, जो आखिरकार नोटिस करता है। आखिरकार वो जिहान से कहता है कि अगर वो इसी तरह बदतमीजी करता रहेगा तो उसे अकेले ही लड़ना चाहिए। हैरानकुन तौर पर जिहान ये सुनकर खुश होता है, क्योंकि अगर वो लोग उसे मदद के बगैर आगे जाने दें तो वो सारे ज़ॉम्बीज़ को अकेले संभाल सकेगा। गांव उसे अपने पीछे रहने को कहती है जबकि वो फ्रंट लेती है। वो देख रही है कि गेम पहले ही हाथ से निकल चुकी है, लेकिन कम से कम वो एक प्लेयर के तौर पर जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत महसूस करती है। मगर जिहान उसे कहता है कि सब ठीक है। वो फ्रंट पर सब कुछ संभालने का इरादा रखता है, जबकि आर्चर और गांव एक दूसरे की हिफाजत करें। एक ज़ॉम्बी आखिरकार टावर की चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है, और ये एक ब्लड ज़ॉम्बी है जो दूसरे ज़ॉम्बीज़ से मुख्तलिफ और ताकतवर है। इसका सर लिक्विड से बना है, इसलिए वो इसे फिजिकल हमलों से नहीं मार सकते। खैर, वो वैसे भी कर सकते हैं। जिहान को गेम के कवानीन की परवाह नहीं। ज़ॉम्बी छलांग लगाता है और जिहान भले के साथ तैयार होता है और एक साफ वार से ज़ॉम्बी का सर कुचलकर उसे मार देता है। गांव जलते हुए ज़ॉम्बी के गोश्त के टुकड़ों से नोटिस करती है जो गिर्द घिर रहे हैं। इसका मतलब जिहान के पास डिवाइन पावर की एक्सेस है और ज़ॉम्बीज़ टावर की तरफ बढ़ते हैं, और जिहान अपने स्टाफ के साथ एक एक करके उन्हें रोकता रहता है। अब तक उसने 100 में से सिर्फ 6 ज़ॉम्बीज़ मारे हैं और उसे अभी लंबा सफ़र तय करना है। जैसे जैसे मज़ीद ज़ॉम्बीज़ टावर पर चढ़ते हैं, जिहान उन सब का अकेले मुकाबला करता रहता है। जब वो 2 दर्जन से ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ मार लेता है तो उसे एहसास होने लगता है कि उसका सबसे बड़ा मसला ब्लड ज़ॉम्बीज़ होंगे। फिजिकल अटैक्स उन पर काम नहीं करते, तो जब वो उन्हें देखता है वो थोड़ी मिकदार में डिवाइन पावर छोड़ता है जो उसे उन सबको एक साथ मारने की इजाज़त देती है। जिहान के बारे में आर्चर की राय पूरी तरह से बदल चुकी है, और इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि हमारा एमसी वाकई एक प्रो है, भले ही वो बदतमीज हो। दूसरी तरफ गांव कितनी हक्की बक्की है कि बोल नहीं पाती और सिर्फ जिहान को हैरत से लड़ते हुए देख सकती है। वो डिवाइन पावर को आज़ादी से कंट्रोल कर रहा है और ज़ाया किए बगैर लड़ रहा है,
उसका कंट्रोल लेवल काफी इंप्रेसिव है, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा मुतासिर करती है वो जिहान की महारत और ज़ॉम्बीज के सरों पर वार करने की प्रिसीजन है। कुछ ही मिनटों में जिहान 200 से ज्यादा ज़ॉम्बीज मारने में कामयाब हो गया है, जिसे वो एक छुपी हुई शार्ड पूरी कर लेता है, जिसे अदर वर्ल्ड्स फेथ कहते हैं, जो उसकी डिवाइन पावर को लेवल 6 से लेवल 7 तक बढ़ा देती है। ये अपनी डिवाइन पावर बढ़ाने का उसका दूसरा तरीका है और लगता है कि ये काम करता है। वो सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल से अपनी डिवाइन पावर बढ़ा सकता है। 2010 में जब अर्थ का ट्यूटोरियल पहली बार शुरू हुआ था, सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स ऊंची कीमतों पर ट्रेड किए जाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि इनमें राज छुपे हैं। लेकिन 10 साल बाद कभी कुछ जाहिर नहीं हुआ और आखिरकार उनकी वैल्यू लगातार गिर गई। दूसरी दुनिया के डिवाइन आइटम्स की भी कोई वर्थ नहीं थी, और बहुत से लोगों को उनके वजूद का पता भी नहीं था। ताहम एक शख्स था जो इस बारे में जानता था, और वो सोफिया थी, अमेरिकन फर्स्ट की साइंटिस्ट। उसने जिहान को बताया था कि कैसे उसने एक अदरवर्ल्डली डिवाइन आइटम के साथ अपनी डिवाइन पावर बढ़ाई, और आमतौर पर डिवाइन पावर दूसरी दुनियाओं के डिवाइन आइटम्स इस्तेमाल करके बढ़ाई जा सकती है। हालांकि ट्यूटोरियल खत्म होने के बाद ये काम नहीं करता, लेकिन ये वो तरीका था जो उसने साइंटिस्ट बनने के लिए इस्तेमाल किया था। वो दूसरी दुनिया के डिवाइन आइटम को पकड़ती और लंबे अरसे तक दुआ करती। आखिरकार कुछ अरसे तक ऐसा करने के बाद उसे डिवाइन पावर मिल जाती। हर डिवाइन आइटम के लिए दरकार शराइत थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं, और ये किसी भी तरह आसान तरीका नहीं है। इसके अलावा आइटम्स की डिमांड इतनी कम है कि वो ढूंढने में इंतहाई मुश्किल है। इसकी बदौलत सोफिया सारे डिवाइन आइटम्स को अकेले हथियाने में कामयाब हो गई। ये हाई क्वालिटी मालूमात हैं जो कोई नहीं जानता, तो उसने यकीनन इसका फायदा उठाया। लेकिन ये मालूमात जितनी कीमती थी, इसके बावजूद कोई और भी था जो लगातार अदरवर्ल्डी डिवाइन आइटम्स खरीद रहा था, जिसका मतलब है कि एक और प्लेयर है जो ये बात जानता है। रिग्रेस करने के बाद जिहान स्वॉर्ड पैलेस पेंट हाउस में अपनी बहन के कमरे में गया, और वहां उससे वो सारे अदरवर्ल्डी डिवाइन आइटम्स मिले जो खरीदे गए थे। उनकी सारी डिवाइन पावर चूस ली जा चुकी है, तो वो सब खाली हैं। इसका मतलब है कि वो दूसरा प्लेयर जो अदरवर्ल्डी डिवाइन आइटम्स जमा कर रहा था, वो उसकी बड़ी बहन स्योंगजिया थी, स्वॉर्ड किंग यून सेजिन के साथ मिलकर। उसकी बहन साउथ कोरिया की बेहतरीन सपोर्ट और एक हीरो थी। वो कैसे मरी, ये पूरी तरह एक अलग कहानी है। उसके पीछे छोड़ी गई तमाम अदरवर्ल्डली डिवाइन पावर्स में से जिहान को एक स्टील पोल मिला, जो ई रैंक आइटम तक घट चुका है। आइटम की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये ज़ॉम्बीज़ की खोपड़ियां तोड़ने के लिए खास तौर पर बेहतरीन होना चाहिए। इतने लंबे अरसे इस्तेमाल होने के बाद ये एफ रैंक आइटम बन चुका है, और जज्ब करने के लिए ज़्यादा डिवाइन पावर नहीं बची, लेकिन ये अब भी सख्त है, इसलिए ये चीजों को मारने के लिए परफेक्ट वेपन है। घांग उसकी शानदार जसामत और कंट्रोल के नाकाबिले यकीन लेवल पर हैरान होती रहती है। आर्चर नोटिस करता है कि एक और टावर गिर गया है और वो टॉप 5 में थे, लेकिन अपने जोश में वो ज़ॉम्बी को देखने में नाकाम रहता है जो छुपकर उस तक पहुंच गया है। घांग तेजी से अपनी तलवार निकालती है और ज़ॉम्बी के हमला करने से पहले उसे काट देती है। उसके खड़े होने के अंदाज और तलवार चलाने के तरीके से जिहान फौरन पहचान लेता है कि वो कौन है। वो प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड लिम घांग के नाम से जानी जाती है, और वो इंटरिम सॉर्ड किंग होने के लिए मशहूर थी। ताहम पिछली जिंदगी में उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ था। वो पुराने सॉर्ड किंग के हाथों मारी गई, जो अब रियू हाई के नाम से जाना जाता है। लगता है कि वो इस नई जिंदगी में जल्द ही किसी काफी अहम शख्स से मिलने में कामयाब हो गया। गांव उसकी तवज्जो हासिल करती है और पूछती है कि क्या वो लड़ाई में शामिल हो सकती है। अगर वो मिलकर लड़े तो वो बेहतर रैंकिंग का हदफ रख सकते हैं। जिहान अपने स्टेटस विंडो पर नजर डालता है और देख सकता है कि वो अभी 5वें नंबर पर है। अभी भी लंबा सफर तय करना है और वक्त भी ज्यादा नहीं बचा। अगर ये प्लम ब्लॉसम सोर्ड है तो वो उसके बगैर ठीक रहेगी, लेकिन उसके क्वेस्ट्स में से एक इस मिशन में पहला मुकाम हासिल करना है। जिहान टावर पर चढ़ने वाले ज़ॉम्बीज़ को उसके और आर्चर के लिए छोड़ने का फैसला करता है, और फिर वो उनके नोटिस करने से पहले ही टावर के किनारे से छलांग लगा देता है। नीचे गिरते हुए वो अपनी सारी डिवाइन पावर स्टाफ में जमा करता है और उसे जमीन पर दे मारता है, जिससे एनर्जी का एक मैसिव धमाका होता है जो सारे ज़ॉम्बीज़ को उड़ा देता है। जिहान की भारी कंट्रीब्यूशन की बदौलत उसकी टीम मिशन में पहले नंबर पर आने में कामयाब होती है और वो आखिरी सर्वाइवर्स के तौर पर उभरते हैं। इसकी बदौलत वो अपना लिमिटेड क्वेस्ट पूरा कर लेता है, लेकिन वो अकेले 1000 ज़ॉम्बीज़ मारने का लिंक्ड क्वेस्ट खत्म नहीं कर सका।
गेम खत्म होती है और जिहान अपने घर वापस टेलीपोर्ट होने का प्रोसेस शुरू करता है। जाने से पहले उसके टीममेट्स अच्छे काम पर मुबारकबाद देने आते हैं। उसने इतनी आसानी से उन्हें कैरी किया और सब कुछ के बावजूद MVP बनकर निकला। और आर्चर उसके साथ दोबारा टीम बनाने के लिए बहुत बेताब है, लेकिन जब आर्चर हमारे MC की खुशामद कर रहा होता है, गांग इस बात पर शौक हुए बिना नहीं रह पाती कि उनके सपोर्ट ने उससे एक लेवल कम होने के बावजूद कितना भारी डैमेज किया। वो सोचती है कि ये जरूर किसी किस्म का बग होगा। वो अपनी हैरानी को छुपा नहीं पाती। आर्चर पहले लॉग आउट करने का फैसला करता है और उसे जिहान के साथ अकेला छोड़ देता है। वो जाने से पहले उससे बात करने का मौका लेती है और यहाँ तक कि उसे उसके नाम से बुलाती है, जो जिहान को हैरान कर देता है। आखिरकार उन्हें इस पॉइंट पर मिलना चाहिए था, लेकिन गांव को परवाह नहीं। पिछले कुछ मिशंस के दौरान उसने जो पोटेंशियल और कामयाबियां दिखाई हैं, वो बता सकती हैं कि ये आदमी यकीनन वो है जिसकी उन्हें डाइवर्जन गिल्ड में ज़रूरत है। डाइवर्जन गिल्ड के मेंबर के तौर पर उसे हर हाल में जिहान को रिक्रूट करना है, लेकिन अब जब वो उसे घूर रही है तो वो गलती से उसका फ़ोन नंबर मांग बैठती है। अचानक उसका पुरसुकून चेहरा शदीद घबराहट में बदल जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी स्टेप्स खा गई है। वो पहली बातचीत में ही उसका फोन नंबर मांग रही है और उसे जल्दी से खुद को एक्सप्लेन करना होगा, इससे पहले कि वो गलत मतलब ले। इससे पहले कि वो अपने अल्फाज ठीक से अदा कर सके, जिहान माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसे फिलहाल अपना फोन नंबर याद नहीं। फिर वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है और इससे पहले कि वो कुछ और कह सके, जल्दी से अलविदा कहकर लॉग आउट कर जाता है। घ्यांग एक पल के लिए सोचती है कि कोई अपना नंबर कैसे भूल सकता है। फिर उसे एहसास होता है कि वो शायद अभी रिजेक्ट हो चुकी है। असल दुनिया में वापस आकर पता चलता है कि जिहान को वाकई अपना पुराना नंबर याद नहीं। वो अपनी पुरानी जिंदगी में कुछ अरसे के लिए अपना अमेरिकन नंबर यूज करता रहा और जब से वो उस नई जिंदगी में रीइंकार्नेट हुआ है, उसे अपना कोरियन नंबर याद करने का वक्त नहीं मिला। कोई ऐसा तरीका नहीं कि वो दूसरों से पूछ सके कि उसका अपना नंबर क्या है। तो फिलहाल उसे वो ख्यालात बाद के लिए छोड़ने होंगे। अभी सोचने वाली ज्यादा अहम बात यह है कि वो रिक्रूट हो गया। लगता है हाल ही में अपने शो ऑफ की वजह से वो बहुत ज्यादा नुमाया हो गया है। अब जब वो इस बारे में सोचता है तो उसे शायद उसका नंबर लेना चाहिए था, लेकिन वो अभी किसी गिल्ड को ज्वाइन करने का प्लान नहीं रखता। फिलहाल उसे क्वेस्ट से जितने हो सके उतने रिवॉर्ड्स हासिल करने पर फोकस करना है। वो अपना लेवल 2 पॉइंट्स बढ़ाने में कामयाब रहा और इसकी बदौलत वो 1500 GP भी कमाने में कामयाब हुआ। लेकिन वो सिर्फ इस रकम से कोई होली आइटम्स नहीं खरीद सकता। वो डिवाइन आइटम्स जो वो खरीदना चाहता है पिछले वक्त में उसके दौर के मुकाबले में बहुत सस्ते हैं, लेकिन ये अब भी उसके लिए बहुत ज्यादा है। फिलहाल के लिए उसे घर जाना है और अपनी बहन के स्टोर में थोड़ी और छानबीन करनी है। वो घर वापस पहुंचता है और फौरन दरवाजे पर किसी और के जूते देखता है। वो फौरन समझ जाता है कि घर पर उसके साथ कौन है और शौक की वजह से वो अपना बैग गिरा देता है। हर किसी की जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जिन पर वो सारी उम्र पछताता है और जिहान के भी कुछ ऐसे ही पछतावे हैं। उसका सबसे बड़ा पछतावा ये है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में अपनी प्यारी भांजी सेया को नहीं बचा सका था। अगर वो दोबारा मिलते तो वो उससे बहुत कुछ कहना चाहता था। उसे याद है वो कितनी मजबूत थी और कैसे उसने जिहान को कहा था कि वो उसकी हिफाजत करेगी, और अब वो जिंदा उसके सामने खड़ी है जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। सबसे बढ़कर वो उसे एक बार फिर बताना चाहता था कि उसने उसे वाकई बहुत याद किया। सिया इस साल अभी 18 की हुई है और वो यून सेजन और जिहान की बड़ी बहन की बेटी है। वो घर पर नहीं थी जब जिहान रिग्रेस हुआ, क्योंकि वो जेजू में एक ग्रुप के साथ रह रही थी। लेकिन वही एक ऐसी थी जो वहां से जल्दी निकल आई, क्योंकि वो उस वक्त पैदा हुई थी जब जिहान की बहन उनका खर्चा उठाने के लिए काम करती थी। जिहान बचपन से ही सेया की देखभाल का जिम्मेदार था। अब उसकी माँ चली गई है और उसका बाप अचानक जापान भाग रहा है और अपना नाम बदल रहा है। अब जब बाकी सब चले गए हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे की फैमिली हैं। इस वक्त वो जिहान की जिंदगी का सबसे अहम शख्स है और ये सब यून से जिनके अचानक फैसले की वजह से हुआ। थोड़ी देर पहले सेया ने अपने बाप से राब्ता किया था ये देखने के लिए कि आखिर किस वजह से उसने अचानक साइड्स बदल लें, और उसने बताया कि वो इश्क में मुब्तला हो गया है। उसने ये बात उसे इतनी आराम से बताई और हालांकि वो कॉल पर घबरा रही थी, वो इस सूरत हाल में हद से ज्यादा पुरसुकून लग रहा था। सिया ने उससे पूछा कि अब जब वो गायब हो रहा है तो वो क्या करे, और ये भी पूछा कि क्या वो उसे बिला वजह फेंक रहा है, और उसने इत्मीनान से जवाब दिया कि वो उसे फेंक रहा है क्योंकि ये वो शर्त है जो उसकी नई मोहब्बत ने उसे दी है।
बगैर एक और लफ्ज या अलविदा कहे उसने कॉल काट दी और अपनी बेटी के साथ अपना रिश्ता एक ही झटके में खत्म कर दिया। ये इंतहाई घटिया हरकत है, लेकिन जिहान हमेशा से जानता था कि वो ऐसा ही आदमी है। वो एक गैर जिम्मेदार बागी है जो एक लड़की की खातिर अपनी एकलौती बेटी और अपने पूरे मुल्क को फेंकने के लिए तैयार है। इस वजह से मासूम सिया बिल्कुल अकेली रह गई और दूसरी जिंदगी में उसने अपनी जान ले ली थी। सिया मुड़ती है और देखती है कि उसकी फैमिली फोटो टूट चुकी है और जिहान फौरन माफी मांगने के लिए आगे बढ़ता है, ये सोचते हुए कि जो कुछ यून सेजन ने किया वो फिर भी उसका बाप है। लेकिन जीहॉन की हैरत की इंतहा नहीं रहती जब वो बताती है कि वो खुद इसे तोड़ना चाहती थी। फिर वो उसे बताती है कि वो ठीक है और मजबूत बनने का दिखावा करती है। सिया हमेशा से ऐसी ही थी, चाहे उसकी माँ मर गई हो या उसके बाप ने धोखा दिया हो और छोड़ गया हो, वो हमेशा एक चमकती हुई मुस्कुराहट के साथ रहती और अपने से ज्यादा अपने मामू की फिक्र करती थी। लेकिन बावजूद इसके कि वो जानता है कि वो अपना ख्याल रख सकती है, वो नहीं चाहता कि वो अब ऐसी बने। अब से भले ही वो बड़ी हो गई है, वो उसका ख्याल रखना और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। सियाह अपनी आंखें बंद करती है और उसे गले लगाने देती है, लेकिन उनका लम्हा टूट जाता है जब वो उसे बताती है कि उसे पसीना आया हुआ है। कहीं और साउल मेट्रोपॉलिटन सिटी गांगनाम में डाइवर्जन गिल्ड के हेडक्वार्टर्स के अंदर ली हयान अपनी हंसी रोकने की कोशिश भी नहीं करती जब उसकी बॉडीगार्ड उसे जिहान के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताती है। खूबसूरत लिम गायंग ने एक आदमी का नंबर मांगा और उसने मना कर दिया, और ऊपर से उसने ये लेम बहाना बनाया कि उसे अपना नंबर याद नहीं। हयान की हंसी गांव को ये कबूल करने पर मजबूर करती है कि वो उतनी खूबसूरत नहीं है जितना ली हयान सोचती हैं, लेकिन ये हकीकत से बहुत दूर है। वो बस नहीं जानती कि वो असल में कितनी पॉपुलर है। यहाँ तक कि जिन चंद लोगों के पास से वो गुजरे हैं वो भी घूरने और फुसफुसाने से नहीं रुक पाते कि वो कितनी कूल है। वो दोनों कंपनी लाउंज की तरफ जाती हैं और ली वहाँ होना खास तौर पर पुरसुकून महसूस करती है। वो दोनों वहाँ जिहान की रिक्रूटमेंट के बारे में अपने प्लान्स डिस्कस करने के लिए हैं। उन्हें उन बातों को याद करने के लिए थोड़ी ही देर हुई है जितने जिहान ने उन्हें उठाने के लिए जहाँ जहाँ भेजा था। उसे हर हाल में रिक्रूट करना है और यहाँ तक कि अपर मैनेजमेंट भी उसे जल्द अज जल्द टीम में लाने के लिए दबाव डाल रही है। बातें करते हुए हयान अपनी फोन पर एक नोटिफिकेशन नोटिस करती है। कोई लाइव स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट कर रहा है और वो कंफ्यूज्ड है कि ये कौन हो सकता है, क्योंकि आज कोई बड़ा मैच नहीं होने वाला। जो बंदा स्ट्रीम कर रहा है वो आम तौर पर गैम्बलिंग स्ट्रीमर है जिसे हयान कभी कभार फॉलो करती है। वो इसे स्ट्रैटेजी एनालिसिस कहती है, लेकिन ये बस सिंपल गैम्बलिंग है। लेकिन जो बंदा स्ट्रीम होस्ट कर रहा है वो यकीनन वो नहीं है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ये सियोंग जिहान है और वो बगैर किसी ऐलान के अचानक स्ट्रीम शुरू कर रहा है। दूसरी तरफ जिहान कैमरा सेट कर रहा है जबकि सिया कैमरा के पीछे से उसे मशवरा दे रही है। गांव समझने की कोशिश करती है कि जिहान गैम्बलिंग प्रेडिक्शन स्ट्रीम पर क्यों नमूदार हो रहा है, लेकिन हयान की तवज्जो स्ट्रीम के टाइटल पर ज्यादा है। जिहान सोड किंग का साला होने का दावा कर रहा है। स्ट्रीम देखने वाले लोग भी इस अचानक ऐलान से कंफ्यूज हैं और कमेंट्स उड़ते हुए आते हैं, पूछते हुए कि क्या हो रहा है। उसके पीछे वाला स्टैचू ट्विन स्वॉर्ड स्टैचू है जो साबित करता है कि वो स्वॉर्ड पैलेस पेंट हाउस में है। अब जब स्ट्रीम ठीक से शुरू हो गई है, जिहान सिया को पीछे हटने को कहता है। फिर वो अपने पैर में ताकत भरता है और जमीन पर ते मारता है, जिससे उसके नीचे का फर्श तरार ज़दा हो जाता है और ट्विन स्वॉर्ड स्टैचू के नीचे का सतून टूट जाता है। फिर वो स्टैचू को तोड़ने के लिए अपने मुक्के का इस्तेमाल करता है, जिससे स्ट्रीम देखने वाले सब लोग शॉक हो जाते हैं और हजारों व्यूअर्स स्ट्रीम में उमड़ आते हैं। अब जबकि उसने बड़ा हंगामा किया है और बहुत से लोगों की स्ट्रीम में दिलचस्पी पैदा कर दी है, तो अब वक्त आ गया है कि वो सोड किंग योन से जिनके जापान जाने के मसले पर बात करे। जिस जगह वो अभी स्ट्रीम कर रहा है उसे बैटल ट्यूब कहते हैं और ये बैटल नेट का स्ट्रीमिंग सिस्टम है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर रखता है। क्योंकि ये बैटल नेट का हिस्सा है, जिहान को बैटल ट्यूब से जुड़े क्वेस्ट्स भी मिल सकते हैं जिनमें व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ की एक खास तादाद हासिल करना शामिल है। इसके बदौलत प्लेटफॉर्म पर धूम मचाकर अचीवमेंट पॉइंट्स हासिल करने का उसके पास एक और तरीका है, और ट्विन सोर्ड स्टैचू को तबाह करना ऑनलाइन धूम मचाने का यकीनन एक तरीका है। सियोंग जिहान के लिए तमाम रिवॉर्ड समेटने के लिए अभी से बेहतर कोई सूरत हाल नहीं। जैसे जैसे व्यूअर्स जमा होते जा रहे हैं वो कई माइलस्टोन्स पार करने से अचीवमेंट पॉइंट्स हासिल करता जा रहा है।
इस दौरान लोग अभी भी सदमे में हैं कि उसने इतने अहम स्टैचू को तोड़ने की जुर्रत की। और जैसा कि तवक्को थी, बहुत से डिसलाइक्स आ रहे हैं। कमेंट करने वालों की एक खास तादाद भी है जिनकी प्रोफाइल पिक्चर सेम है, एक ब्लैक लोगो जिसमें 2 तलवारें बनी हैं। ये लोग सर्ड किंग फैमिली हैं और सिर्फ उनका ख्याल ही जिहान की आंख में गुस्से की लहर पैदा कर देता है। यॉन सीजन का वो पागल फैनेटिक फैन क्लब ही था जिसने पिछली जिंदगी में सिया को मौत के मुंह में ढकेल दिया था। हालांकि ये वो लोग हैं जिन्होंने सर्ड किंग को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन जापान जाने के बाद उनकी नाराजगी बढ़ती गई और आखिरकार वो जज्बात यून से जिनके इकलौती खूनी रिश्तेदार यून सेया की तरफ जाने लगे। उनके जलील अल्फाज और गुस्सा सेया तक पहुंचने में कभी नाकाम नहीं हुए, भले ही वो कितना दूर भागी। और आखिर में उसने उनकी बेहिस हरकतों की वजह से अपनी जान खो दी। क्योंकि उन्हें इल्जाम लगाने और गुस्सा निकालने के लिए कोई चाहिए था, तो उन्होंने उसकी मासूम भांजी को निशाना बनाया। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं होने देगा। अगर उन्हें उंगली उठाने के लिए कोई चाहिए तो जिहान खुशी से वो हदफ बन जाएगा। हमारा एमसी अपना गला साफ करता है और सबको गौर से सुनने को कहता है। फिर अभी भी बिखर रहे स्टैचू को मुक्का मारता है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि सबकी नजरें अभी भी उसी पर हैं। फिर वो वाजे करता है कि उनका सबका सॉर्ड किंग इटुर्यूहे वापस नहीं आने वाला। जैसे ही वो अपना ऐलान जारी रखता है, लोग उसे उसकी माजी की कामयाबियों से पहचानने लगते हैं, खास तौर पर ब्रॉन्ज ट्यूटोरियल, जहां उसने मुश्किलात के बावजूद पहला नंबर लेकर बड़ा असर डाला था। लेकिन ये हकीकत कि वो अभी भी ब्रॉन्ज है, एक अथॉरिटी फिगर की तरह एक्ट करने के उसके चांसेस को नुकसान पहुंचाती है। जिहान उनकी गुफ्तगू को नजरअंदाज करता है और फिर कैमरा को नाकाबिले तरदीद सबूत दिखाता है। अपना फोन माइक्रोफोन के करीब लाकर एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है। ये रिकॉर्डिंग रियो हे और सिया के दरमियान कॉल की है, जब सॉटकिन में जापानी शहरियत लेने का फैसला किया था। कॉल पर रियो हे साफ ऐलान करता है कि वो कोरिया इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि उसे कोई ऐसा मिल गया है जिससे वो प्यार करता है। वो मानता है कि वो सिर्फ उसकी खातिर मुल्क छोड़ रहा है और वो अपनी इकलौती बेटी को भी बगैर किसी पछतावे के छोड़ रहा है। ये वो शर्त है जो इसकी नई मोहब्बत ने उसे कबूल होने के लिए दी थी। अब जबकि उसका मकसद का मैसेज पहुंच चुका है, जिहान रिकॉर्डिंग खत्म करता है। लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कायल नहीं होते। इस पॉइंट पर यह सिर्फ सड़क छाप अफवाह है और कोई ठोस सबूत नहीं कि उनका सॉर्ड किंग चला गया है। बात को मजीद वाज़ेह करने के लिए सिया खुद कैमरा पर आती है ताकि ऐलान जारी रख सके। वो ऐलान करती है कि उसके बाप ने कहा था कि वो सॉर्ड पैलेस उसे दे देगा, लेकिन वो किसी ऐसे शख्स की विरासत कबूल नहीं करना चाहती जिसने अपने मुल्क और अपने खानदान को छोड़ दिया। इस वजह से वो स्वॉर्ड पैलेस मुल्क को डोनेट करने का प्लान बना रही है, इस उम्मीद में कि ये डोनेशन नौजवान कोरियन प्लेयर्स की ग्रोथ के लिए एक बड़ा सहारा बनेगी। जैसे ही वो अपना ऐलान जारी रखती है, जिहान मुस्कुराता है क्योंकि उसके प्लान्स खूबसूरती से इकट्ठे हो रहे हैं। आधा घंटा पहले उसने पहली बार सिया को बताया था कि वो चाहता है कि वो घर दे दें। बाकी सब की तरह वो कंफ्यूज थी कि वो ऐसी तजवीज़ क्यों देगा, आखिर वो अपना सब कुछ क्यों देना चाहेगा। वो उसे असली वजह नहीं बता सकता और वो जानता भी नहीं कि अगर वो कोशिश करे तो क्या वो उसे पूरी तरह कायल कर पाएगा। आखिरकार चूंकि वो बिल्डिंग बेच नहीं रहे और इसके बजाय ऐसे ही मुफ्त में दे रहे हैं, तो ये वाकई एक पागलपन वाला फैसला लगेगा। लेकिन जिहान को उसे मनाना ही था, हर हाल में उसकी अपनी भलाई के लिए। पिछली जिंदगी में जब यून सेजिन ने जापान का रिप्रेजेंटेटिव बनकर कोरिया को तबाह किया था, तो कोरियंस का गुस्सा इतना बेकाबू हो गया था कि उन्होंने यून सेजिन के सारे एसेट जब्त कर लिए, बशमूल स्वॉर्ड पैलेस के, जिसमें वो हैं। सिवा के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वो स्वॉर्ड किंग फैमिली की तरफ से स्टॉकिंग और धमकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकी। सब कुछ खत्म होने पर उसने अपनी जान ले ली। चूंकि ये जगह वैसे भी छीनी जाने वाली है, तो बेहतर है कि कोरिया की हमदर्दी हासिल करने और सियो को महफूज रखने के लिए इसे दे दिया जाए। सियो के लिए तो वो बस एक मुफ्तखोर मामू है जो दिन भर घर पर पीता है और वो यकीनन उसे ये नहीं बता सकता कि वो फ्यूचर से आया है, लेकिन उसे मनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। हैरत की बात यह है कि जब वो अभी सोच ही रहा था कि उसे अपने आइडिया पर कैसे राजी करें, वो हैरान कुन तौर पर उसके प्लान पर मान गई। उसे एक पल लेना पड़ा ये तस्दीक करने के लिए कि क्या वो वाकई इससे राजी है, क्योंकि उसके लिए भी उसकी अचानक रिक्वेस्ट का कोई तुक नहीं बनता था। जिस वजह से उसने जिहान पर भरोसा करने का फैसला किया वो ये है कि वो ऐसा शख्स नहीं है जो बिना किसी अच्छी वजह के ऐसी तजवीज़ देगा। और अहम बात यह है कि बहुत अरसे बाद सिया ने उसका ये पुरएतमाद रूप देखा है, इसलिए वो फैसला करती
उसने सिया को अपने फैसले पर भरोसा करने के लिए मना लिया। उसकी कमाल की हिम्मत की वजह से वो इस सिचुएशन को हकीकत बनाने में कामयाब रहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आगे चलकर मसले नहीं होंगे। सूट किंग फैमिली अभी भी गुस्से में है और वो खास तौर पर जीहान को फ्रॉड और धोखेबाज कह रहे हैं। ये बिल्कुल वही है जो वो उनसे चाहता है। वो चाहता है कि वो उस पर अपनी गालियां बरसाते रहें और सिया से दूर रहें। लेकिन काम खत्म करने के लिए ये काफ़ी नहीं है। ये यकीनी बनाने के लिए कि सब कुछ परफेक्ट हो, उससे ताबूत में आखिरी कील ठोकनी होगी। वो वापस कैमरे के फ्रेम में आता है और यून से जिनको नाम लेकर मुखातिब करता है। वो उन्हें बताता है कि स्वॉर्ड किंग ने मुल्क छोड़ने की वजह एक औरत बताई थी, लेकिन सच ये है कि वो अब एक गुजरा हुआ कल बन चुका है। सिया सिर्फ देख सकती है क्योंकि ये पहले से स्क्रिप्ट में नहीं था और वो नहीं जानती है कि क्या करे। कमेंट करने वाले पागल हो रहे हैं। कुछ को यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसी बात कहेगा जबकि बाकी उसके दावों की तस्दीक बेतुक की बातों पर सिर्फ हंस रहे हैं। जिहान उसे प्रवोक करना जारी रखता है, ये दावा करते हुए कि यून से जिन के जाने की वाहिद वजह ये थी कि वो जानता था वो कोरिया में कामयाब नहीं हो सकेगा। यहाँ तक के गांव और हयान भी उसकी बातें सुनकर चिल्लाने पर मजबूर हो जाती हैं। फिर जिहान बात खत्म करते हुए कहता है कि यून सेजिन जापान में ही रहें क्योंकि वो जल्द ही मिलने वाले हैं ताकि जिहान उसे कुचल सके। इसके बाद स्ट्रीम खत्म हो जाती है और वो दोनों फ्रेश होने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। से आपने मामू का सामना करती है उस हंगामे की वजह से जो ऑनलाइन शुरू हो चुका है। उसके बयानात की बदौलत कोरिया और जापान दोनों में शोर मच गया है। लेकिन जिहान परेशान नहीं है। वो उसे यकीन दिलाता है कि कुछ नहीं होगा और सिया को चाहिए कि इस पब्लिसिटी को इग्नोर करे ताकि वो बिला वजह स्ट्रेस ना ले। उसकी हालिया हरकतों की वजह से सिया ये नोटिस किए बिना नहीं रह सकती कि इसके मामू में कुछ बदला हुआ लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो रातों रात एक अलग इंसान बन गया हो। लेकिन उसका ऐसा महसूस करना हैरान कुन नहीं है। आखिरकार ऐसी कोई वजह नहीं कि वो मारने और मादी में वापस आने के बाद नॉर्मल एक्ट करेगा। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे सिर्फ एक मुफ्तखोर समझती थी जो सारा दिन पीता रहता था, और सिया अपने अल्फाज वापस लेने की कोशिश करती है। हालांकि वो सोचती है कि ये सच है कि वो उसे पहले ऐसे ही देखती थी। जब वो बात कर रहे होते हैं डोरबेल बजती है और जिहान पहले से जानता है कि कौन है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी आ जाएंगे। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो वक्त आ गया है कुछ पैसे कमाने का। कहीं और टोक्यो जापान में यून सिजिन खबरें देख रहा है जबकि वो बिस्तर पर सोई हुई एक औरत के पास बैठा है। खबरों में हालिया वाकयात बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कोरिया और जापान के ताल्लुकात उसकी जापान की शहरियत लेने की वजह से मजीद खराब होंगे। हालात तब से और ख़राब हुए हैं जब से ये खबर फैली है कि उसने ये सब एक औरत के लिए किया। अब जिहान युनसे जिनके साले के मजीद भड़काने वाले बयानात के साथ सामने आने से चीज़ें मजीद बिगड़ने वाली हैं और अब देखना यह है